पहले कम से कम पत्रकार एक दूसरे को गाली नहीं देते थे, आज के दौर में गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। ये सब सत्ता के पूत हैं और ये पता है मोदी जी को। जब मोदी जी ने शपथ ली होगी ना पहली बार 14 में, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि कांग्रेस का ये हाल किसने किया, इस देश की मीडिया ने किया। तो उन्होंने ना ऐसे कर दिया, सबसे पहले इनका गला दबा लो। पहले इनको ही देखो। रिपोर्टर राघव बिहार में थे, उन्होंने दिखाया कि कैसे अडानी को 1 रुपए प्रतिवर्ष के दर से जमीन दी गई। नाम मत लो, एजी को नहीं उनको। ठीक। जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती ना, वो कहती है ना ए जी, तो उनको सुनिए ना। उनके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स पहले भी हुए। 1020 एकड़ जमीन थी जो लीज पे दी गई थी। उसके बाद इन्होंने जो ये कहा कि 138 स्टोरी आपको डाउन करनी है, उसमें रविश कुमार की है, ध्रुव राठी की है, अजित अंजुम की है। आप कुल मिला के ये कह रहे हो कि ये हमारे आदमी हैं, इनके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। सारी बात सत्य है, उनको जमीन मिली है, राष्ट्रपति हो गए हैं ये, मतलब राष्ट्रपति। जिस धूमधाम से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, 56 इंची वाला प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री इतना बेबस या इतना लाचार हो गया है कि हैप्पी बर्थडे वाले दिन हैप्पी बर्थडे टू मी कहना पड़ रहा है उसे। जनरली होता क्या है जन्मदिन पे, होता कि हैप्पी बर्थडे टू यू, या होता हैप्पी बर्थडे टू मी। विश्वनाथ आनंद का ट्वीट था, तो उसमें लिखा हुआ था विश्वनाथ आनंद जी, और नीचे टेक्स्ट, तो उन्होंने देखा ही नहीं उसको, एज इट इज ट्वीट कर दिया वो। हाँ, मजबूर हैं जी साहब। जय जगत। जय जगत जी, यानी पूरा जगत हमारा है। सचिन राव ने एक मंत्र दिया है, या मैं कहूँ कि जय जगत समूह ने एक मंत्र दिया है। वो मंत्र ये कहता है, पूरी ओबीसी की बात मत करो, आप सिर्फ लैंडलेस ओबीसी और ईबीसी की बात करो। तो अंदर अंदर ना इतनी हलचल है, इतनी ज़्यादा इसके बारे में बातचीत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस साप्ताहिक शो देखी जाएगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे साथ हैं। स्वागत सर आपका। जय जगत नीरज जी। जय जगत। अब जय जगत क्यों, इस पर चर्चा तो होगी इस पूरी चर्चा के दौरान, इसलिए आपको देखते रहना पड़ेगा कि जय हिंद के अलावा ये जय जगत क्या है और क्या सिग्निफिकेंस है आज के पॉलिटिक्स में इसका। खैर, राहुल गांधी ने आज जब हम इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ने वाले थे, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन एक तगड़ा मिसाइल जरूर छोड़ा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। पर असर ऐसा हुआ कि मिसाइल छोड़ा गया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जवाब देने लगे गोदी मीडिया के एंकर्स और भारतीय जनता पार्टी के नेता। ऐसा क्यों हुआ, इस पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर भी होगी कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कल बीता, राहुल गांधी ने उनको आज तोहफा दिया। तो जन्मदिन वाले दिन किन लोगों ने तोहफा दिया और उन तोहफों के लिए कीमत किसने दी थी, खुद मोदी जी ने, बीजेपी ने, या किसी और ने? सारी बातचीत होगी, देखी जाएगी इस एपिसोड में। आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक, और कोई सवाल बच जाए आपका तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शुरू करते हैं। तो साहब, बातचीत बहुत सारी है। मोदी जी का बर्थडे बीता है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ी घटना थी। राहुल गांधी ने आज तोहफा दिया है, तो तोहफे से बात शुरू करते हैं। ये जो तोहफा दिया है, इस तोहफे को आप कैसे देख रहे हैं, और थैंक यू बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी कि नहीं बोलेंगे? कैसा लग रहा होगा उनको? ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब तो नहीं, लेकिन एक मिसाइल जैसा बॉम्ब जो छोड़ा है राहुल गांधी ने, इसका थैंक यू कब बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी? देखिए, मुझे लगता है कि थैंक यू इस बात का बोलना चाहिए कि दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होनी थी मोदी जी के बर्थडे पे, और राहुल गांधी की टीम ने उनको सजेस्ट किया था कि आप काउंटर ब्रीफिंग करनी चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि देखो, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बर्थडे है, और हम उनको बुली नहीं करेंगे, और हम सबके पीएम हैं, और वो जनता द्वारा चुने हुए पीएम है, 3rd टर्म उनका चल रहा है, तो हम 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जी। जिसको एक दिन के लिए टाल दिया गया, और बर्थडे के ठीक एक दिन बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तोहफा दे दिया गया। कई लोगों ने कहा था उनको कि नहीं, आप 17 को ही कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं। राहुल गांधी इस बात पे एग्री नहीं हुए कि मैं प्रधानमंत्री के बर्थडे के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, क्योंकि एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एलओपी भी हूं और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और ये सोचेंगे लोग कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पे जानबूझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो इसीलिए इसको एक दिन बाद किया गया है। अब आते हैं इस पीसी के ऊपर। अभी तक राहुल गांधी ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अगस्त के महीने में, पहले हफ्ते में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं और वोट काटे जा रहे हैं जी। मधेपुरा सीट की उन्होंने पहली बात की, तो उदाहरण दिया था और कहा था कि 1,02,500 वोट जो है वो माधेपुरा में, माफ़ कीजिएगा,
कि 1,02,500 वोट जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। कर्नाटका के उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का दिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसलिए डिफरेंट थी, उन्होंने ये कहा कि वोट जोड़े गए, वोट काटे गए, लेकिन इसके आगे का तरीका क्या है, यानी कि उसकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है, कि किस माध्यम से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं और इसमें कॉल सेंटर्स की भी भूमिका देखी जा रही है, यानी एक स्टेप फॉरवर्ड। राइट। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगस्त में, उसके बाद यात्रा की बिहार में, वोट चोरी यात्रा लगभग 15 डेज की वो थी, और उसके बाद आज लगभग 15 दिन के बाद ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करी। लोगों को उम्मीद इस बात की थी कि ये हाइड्रोजन बम होगा, जिसके बारे में उन्होंने बात की थी। जब उन्होंने आखिरी रैली की समापन रैली पटना में की थी तो उन्होंने कहा था कि एक हाइड्रोजन बम आ रहा है, और हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये हाइड्रोजन बम जो है वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के ऊपर होगा। लेकिन ये मुझे पहले से पता था कि इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो हाइड्रोजन बम पर नहीं होगी। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि चुनाव आयोग डिजिटल डाटा नहीं दे रहा है विपक्षी पार्टियों को या राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को, तो इसीलिए उन्हें जो भी फिजिकल डाटा अवेलेबल है उनके पास, उसमें से ही चीजें निकालनी होती हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है। कर्नाटका की एक विधानसभा सीट करने में 6 महीने लगे, तो अगर आपको हरियाणा करना पड़ेगा फिजिकल डाटा के साथ में, तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी वो नहीं हो सकता, अच्छा खासा टाइम लगेगा उसमें। और राहुल गांधी कांट अफोर्ड माइन्यूट से माइन्यूट गलती भी, कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने एक चीज नोट करी है, जो मैंने राहुल गांधी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अकेले आते हैं। पहले में क्या था, उन्होंने हाथ में माइक पकड़ा हुआ था, तो कई जगह जब वो उनके हाथ में वो पूरा बुकलेट थी तो वो उनकी आवाज नहीं आ रही थी और वो बुकलेट दिखा रहे थे। इस बार उन्होंने लेपल माइक यूज किया, हाँ। ठीक है, हालांकि वो अंदर लगा हुआ था, मैं देख रहा था, और उस लेपल माइक के जरिए उन्होंने एड्रेस किया और उनकी वॉइस कहीं भी कटी नहीं जी। दूसरा, वो उन्होंने कहीं भी फंबल नहीं किया, ना अंग्रेजी में और ना हिंदी में। ऐसा ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। इसका मतलब ये है, ये मैंने इसलिए बताया कि उनकी इस विषय के ऊपर पूरी पकड़ है कि हाँ, और वो इस बात से कन्विंस्ड है कि हाँ वोट चोरी हो रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें चूज की हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में, एक छत्तीसगढ़ में और 2 राजस्थान में। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 5 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से हारी थी जी। तो इन्होंने एक नया कार्यक्रम की शुरुआत की है कि वोट रक्षक कार्यक्रम। इन 5 सीटों पे ट्रेनिंग दी जा रही है और 20 बूथ के ऊपर एक वोट रक्षक लगाया जाएगा और वो समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे आपको वोट चोरी होने से रोकनी है, कैसे चुनाव से ठीक पहले वोटें जोड़ी जाती हैं और मतलब पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, जो जैसा भी होगा उसको रोकना है, फिर बूथ कैसे मैनेज करना है, तो वो सब ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ 5 विधानसभा चूज की गई हैं। अब मैं वापस आता हूं उसके ऊपर। अब आगे की कहानी जो है कि हाइड्रोजन बम आएगा, जल्दी ही आएगा, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव सीटों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो 37 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई और 48 सीट्स आई बीजेपी की। 11 सीटों का डिफरेंस है, लेकिन वोटों का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 22,000 का है जी। यानी हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा चुनाव सिर्फ 22,000 वोटों से हारी है, जो कि 1% से भी कम है जी। तो हाइड्रोजन बम इसलिए नहीं आया, इसीलिए बीच बीच में ये छोटे बम आते रहेंगे, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है। नींद तो ये भी हराम कर ही देंगे। तो तोहफा जो आपने कहा था कि भाई तोहफा दिया है नहीं दिया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना भी अच्छा है हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कि आपने इस बात को लेके सोचा कि नहीं, मैं उनके जन्मदिन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। नैतिक एक अपने मजबूती दिखाई। हाँ। देखो, अगर राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो वो जो ग्रेस है ना, हालांकि वो पहले से बहुत डाउन आ चुकी है पहले के मुकाबले, और अटल जी कहते थे अपने भाषणों में ऐसा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, और एक दूसरे, इतनी कटुता बढ़ गई है कि एक दूसरे की इज्जत नहीं करते जी। और आने वाला समय ऐसा आएगा कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। उनके वो भाषण आज सही साबित हो रहे हैं। ठीक बात है ना। तो मुझे लगता है कि एक हिंदुस्तान की राजनीति में एक ग्रेस रहना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का मान सम्मान करना, आपके नीतियों में आपके डिफरेंस हो सकते हैं, आप सदन के अंदर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो,
लेकिन पर्सनल भाषा, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। अब जैसे कांग्रेस पार्टी ने बिहार कांग्रेस ने एक डाला वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का, उसके बदले में बीजेपी ने डाला जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बार में जा रहे हैं और वहां बैठ के वो शराब पी रही हैं, सोनिया गांधी का एक वीडियो है। तो ये वही दोनों तरफ से ये गिराव है, वो जिसको मैं कहूँगा नैतिक गिरावट है। नैतिक गिरावट की जब आप बात कर ही रहे हैं आदेश जी, तो एक और गिरावट मैंने महसूस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, हालांकि हम लगातार उसे महसूस करते रहते हैं। तोहफा दिया नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए, मतलब सीधे नहीं पहुंचाया, इलेक्शन कमीशन को दिया गया है तोहफा। तो जो रिटर्न गिफ्ट है वो इलेक्शन कमीशन देता तो बेहतर होता, लेकिन रिटर्न गिफ्ट यानी कि रिस्पॉन्ड जो किया है वो बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने किया है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, गोदी मीडिया ने रिस्पॉन्ड किया है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, एक कागज लिख के भेज दिया। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने ये बेसलेस है, ये है, वो है, जैसा हर बार की तरह करते हैं, लेकिन दो जवाब नहीं दिए। पहला जवाब कि जब महाराष्ट्र की सीआईडी ने आपको 18 बार, कर्नाटका की सीआईडी, माफ कीजिए, कर्नाटका की सीआईडी ने 18 बार आपको पत्र लिखा और ये पूछा आपसे कि भाई ये दिक्कत है यहाँ पे, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। दूसरा, जिन लोगों के जो आज सबूत के तौर पर पेश किया गया, एक लेडी है और एक नटराजन जी शायद है, नागराज और बबीता, हाँ, तो बोला इन लोगों के इनका नाम लेके वोट काटे गए और उनको पता ही नहीं है। तो ये दो जवाब नहीं दिए चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग से जो सीआईडी मांग रही थी लगातार, वो कह रही थी भैया एक तो आईपी एड्रेस बताओ, 18 बार का कम्युनिकेशन, 18 बार लेटर था, और वो मांग ये रही थी कि भाई एक तो आईपी एड्रेस बताओ जहां से एप्लीकेशन फाइल हुआ है कि इनका वोट काटा जाए, दूसरा डिवाइसेस की लिस्ट दो, और तीसरा ओटीपी की ट्रेल्स दो। ये तीन चीजें मांगी। ओटीपी किसने दिया जी, कहां से आया, ठीक है, और ट्रेल क्या है पूरा, क्या क्या ओटीपी है, और 18 बार आपसे मांगा, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। और केवल सर सीआईडी ने नहीं, जो कर्नाटका का इलेक्शन कमीशन है वो भी कह रहा है कि भैया दे दो यार डिटेल्स। जो चिट्ठी जारी हुई है वो कहां से आई है, वो चुनाव आयोग से आई है जी, ये बात का जिक्र। और राहुल गांधी ने कहा कि अब हमें अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है, और प्रमाण इस बात का वो है कि जो चिट्ठी थी जो वहां के चुनाव आयुक्त है कर्नाटका के, जो उन्होंने यहाँ पे भेजी है, उसको भी लीक कर दिया गया आज, वो कांग्रेस पार्टी के पास थी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कह दिया कि हमें अंदर से जानकारी मिल रही है, इसका मतलब कोई अंदर झगड़ा करवाना है उनका, नहीं, वो नहीं है, सही मायने में ही मिल रही है। तो मैंने पूछा, मैं कहा यार आप लोगों ने तो सोर्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया होगा। बोला एक सोर्स थोड़ी है, देयर आर मल्टीपल, इतने सोर्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एकदम से कैसे बन गए होंगे सर सोर्स? देखिए, जब सिस्टम में गड़बड़ी होती है ना, और खासतौर पर सरकारी सिस्टम में, तो वहाँ बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर ज़मीर होता है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं हमारी ये संस्थान जो है वो रहना चाहिए, ये इंस्टीट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। ऐसे लोग भी तो हैं, सब लोग बुरे थोड़ी हैं। बस उनको एक दिखना चाहिए। उसकी तो परसेंटेज ही बहुत कम है। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी सरकार में अच्छे लोग ज्यादा हैं। एक कहावत मुझे याद आ रही है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो शायद जब लोगों को ये दिखने लगा, ज़मीर वाले लोग जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, कि राहुल गांधी अब अपनी मदद खुद कर पा रहे हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने और डाटा दिया, प्रेजेंटेशन दिया, बिना रुके दिया, बिना फंबल के दिया, अथॉरिटी के साथ दिया, उन लोगों को लगा कि भाई अब इसकी मदद हम भी कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है सर? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, एक उम्मीद जगाई ना जी। फ्रेटर्निटी की बात आप नहीं करते सर, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है करना, तो एक हल्का सा फ्रेटर्निटी की बात भी हम कर लें। सुशांत सिन्हा बड़े पत्रकार हैं, पाठशाला चलाते हैं, उनका मैं ट्वीट गो थ्रू कर रहा था। उन्होंने कहाँ की पाठशाला चलाते हैं? ये सुशांत की अपनी पाठशाला है साहब, वो टीवी चैनल पे चलाते हैं। एंकर हैं क्या? रिपोर्टर एंकर हैं? अच्छा, एंकर हैं। अच्छा ठीक है, सुशांत सिन्हा हमारे फ्रेटर्निटी के एक एंकर हैं, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एंकर हैं, और बाबाओं से लेकर नेताओं तक के इंटरव्यू इन्होंने किए हुए हैं। इनका ट्वीट में देख रहा था साहब, ट्वीट में इन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं को कहा है कि भाई आप लोग आगे आइए, कांग्रेस की जरूरत है इस देश को, और एक आदमी के हाथों कांग्रेस को ध्वस्त मत होने दीजिए। यही सुशांत सिन्हा बीजेपी के तमाम आइडियाज को, एजेंडाज को स्टूडियो से ठेलते रहते हैं। एकदम से कांग्रेस की चिंता क्यों होने लग रही है उनको? नहीं, ऐसे पत्रकार तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप किसी पार्टी को बताओ उसको काम कैसे करना है। एज ए जर्नलिस्ट आपका काम ये है कि आप दोनों साइड की बातों को सुने, उनको लिखें, उनके बारे में बोलें। आपको दोनों पक्ष रखने होते हैं, लेकिन ये थोड़ी काम है किसी का कि वो किसी पार्टी, इस देश का एलओपी है राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है, 5 बार के सांसद हैं, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि वो जो काम कर रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी का जो स्तर है वो नीचे आ रहा है या कांग्रेस पार्टी डूब रही है। भाई आप क्यों चिंता कर रहे हो?
आप चिंता करो अपने चैनल की, आप चिंता करो अपने यूट्यूब चैनल की, ठीक है, अपनी स्टोरी की। आपका काम है देश को बताना कि इस देश में ये घटना घट रही है, इस देश के आरोपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आए हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है। ये तो काम है आपका। एग्जैक्टली। और तो कोई काम नहीं है ना। और रही बात, अगर आपको इतनी ज़्यादा चिंता है कांग्रेस पार्टी की, तो आप शामिल हो जाओ, पार्टी के अंदर हो जाइए। नहीं, जब आप वहाँ शामिल नहीं हो रहे हो जहाँ के आप हो, यहाँ की चिंता क्यों कर रहे हो? सही बात। ये काम पत्रकारों का नहीं है। आज के दौर में क्या हो गया है, पहले कम से कम पत्रकार एक दूसरे को गाली नहीं देते थे। आज के दौर में गाली दे रहे हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ आपसे। मुझे लगता है ये वही है जो एनी टीम हुआ करते थे जी। क्या गुणगान करते थे रवीश कुमार का, कि रवीश कुमार कितने महान हैं। और एक दौर ऐसा आया कि आपने उसी रवीश कुमार को, मान लेता हूँ आपके पास डिफरेंसेस थे, लेकिन डिफरेंसेस होने के बाद भी इतनी आंखों में शर्म होनी चाहिए कि आपने एक व्यक्ति में जिसके साथ काम किया हो, जिसके साथ उठे हो, बैठे हो, मिले हो, जुले हो, खाना खाया हो, उस रिश्ते की इज्जत रखनी चाहिए। डिफरेंसेस हो गए ना, चुप हो जाओ। नैतिक मजबूती की जो आप बात कर रहे थे वो यहाँ भी होनी चाहिए। चुप हो जाओ ना, नहीं होते। आज आप उनको गाली देते हो, और जब यही कांग्रेस पार्टी सरकार थी तब आप कैसे रिपोर्टिंग करते थे या कैसे आप एंकरिंग करते थे? ठीक बात है। एक और तबका है बहुत बड़ा, नॉट ओनली इन मीडिया बट इन बॉलीवुड, हर उसमें है वो, इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में है वो सब लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। अगर बीजेपी को ये लग रहा है कि हमारी विचारधारा के लोग हैं, घंटा है। ये सब वो लोग हैं जो जानते हैं कि आज के दौर में अगर हमें अपने आप को जीवित रखना है, अगर हमें मोटी मोटी सैलरी चाहिए, हमें सरवाइव करना है, तो यही तरीका है। जहां पे देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात वाले लोग हैं। इसमें से 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो विचारधारा से प्रभावित होंगे। आज मोदी जी हैं, कल सपोज करो कि राहुल गांधी आ जाएं, पता क्या कहेंगे? मजबूरी थी हमारी, तो प्रेशर था हमारे ऊपर, तो दबाव था हमारे ऊपर, तो हम क्या करते हैं, इनकारनेशन आप ही हैं। फिर उधर बैठ जाएंगे जाके जी। तो ईश्वर के अवतार फिर राहुल गांधी हो जाएंगे। हाँ, तुरंत 1 मिनट में। ये सब सत्ता के पूत हैं। नैतिक, इसलिए मैं इनको ज्यादा सीरियसली लेता नहीं। नैतिक और यार एक बार बताऊं यार, मुझसे ना मीडिया के बारे में पूछा ही मत कर। ना मैं तो हर बार एक सवाल जरूर लूंगा। तो सर थोड़ा सा नाराज होंगे, मजा आएगा। क्या बिरादरी की बात है, मैं हमेशा नहीं करना चाहता मैं इनके बारे में बात, ठीक है ना। मैं कम से कम जो बात मैं कह रहा हूँ कि नैतिक मूल्य होने चाहिए, कम से कम मेरे अंदर तो रहे। जी। तुम चाह रहे हो कि मेरे अंदर भी ना रहे। लेकिन सर भयंकर रूप से जब अपघटन होगा नैतिक मूल्यों का, तब बोलना भी नैतिकता ही है। अगर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, साइलेंट हो जाएंगे, तो हम तो अनैतिक कहेंगे आपको। मैं ये बात कर रहा हूँ कि राजनीति में ग्रेस रहनी चाहिए, जर्नलिज्म में ग्रेस रहनी चाहिए, लेकिन जब वो सवाल मुझे पे आता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ बोल बैठता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो नैतिक मूल्यों की गिरावट फिर मुझसे शुरुआत हो रही है उसकी। कम से कम मैं उस भीड़ में शामिल होना नहीं चाहता। ये मेरी अपनी एक सोच है। ठीक यार, जिसको जो करना है करे ना। मैंने क्या कहा, ये सब सत्ता के पूत हैं, और ये पता है मोदी जी को, और उनको पता है किसको कैसे रखना है। वो भी सीरियसली नहीं लेते। नहीं, इनको सब पता है। जी जी जी। तो एक बार बताओ, मैंने इस शो में आपके लास्ट में ये बात कही थी, रिपीट कर देता हूँ, महत्वपूर्ण बात है। जब मोदी जी ने शपथ ली होगी ना पहली बार 14 में, तो उन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि कांग्रेस का ये हाल किसने किया? इस देश की मीडिया ने किया। तो उन्होंने ना ऐसे कर दिया, सबसे पहले इनका गला दबा, पहले इनको ही देखो। कौन बताएगा इस देश को कि मोदी सरकार या कोई भी सरकार कि ये नीतियां गलत हैं, ये नीतियां सही हैं, ठीक है, और विपक्ष ये आवाज उठा रहा है। कब होता था ऐसे कि यार विपक्ष जो सवाल उठाता है और उससे उल्टा इस देश की मीडिया सवाल पूछती हो? इस देश की मीडिया का ये काम था कि हमें ये बताना है, और हमने ये बताया इस देश को कि भाई 2G घोटाला में CAG की ये रिपोर्ट आई है और ये इसकी सच्चाई है। और ये मीडिया की ताकत थी कि उस रिपोर्ट के दल पे यूपीए की सरकार गिरी नहीं, औंधे मुंह गिरी जी, कि कोल स्कैम में ये हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम में ये हुआ। किसने बताया इस देश को? मीडिया ने ना। वो ताकत थी मीडिया की। ठीक बात है। वो CAG की रिपोर्ट, और वो CAG के चीफ कहाँ है? 11 साल से CAG कहाँ है? वो रिपोर्ट कहीं आती हैं? कहीं भी नहीं आती। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ये बात जानते हैं, बीजेपी ये बात जानती है, और जो उनका पूरा सिस्टम है जो चलाता है, कंट्रोल करता है, वो ये बात जानते हैं कि इन्हीं लोगों के कारण
इस मीडिया इंडस्ट्री के कारण ये हाल हुआ है कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का। जी। तो सबसे पहले ना इन्हीं को इनको ठीक दबाओ। करो ताकि ये हमारे पे हावी ना हो पाए। हम्म, और आज इन्होंने इतना ज्यादा कंट्रोल कर दिया कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची। हम्म, कल मैं जन्मदिन पे कुछ ट्वीट्स देख रहा था, जनरली टाइमलाइन पे आ रहे थे, जी। देख के शर्म आ रही थी यार। मैं इस सवाल पे आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले एक आ सवाल जाओ, सर पहले मैं तुम ही आ जाओ। हाँ, एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि लोगों ने इसे नोटिस किया होगा या नहीं, पर मैंने नोटिस किया और मैं जानना चाहता हूँ आपका टेक क्या है सर उसमें। राहुल गांधी को मैंने एक दो बार ये कहते हुए सुना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इस मंच से खड़े होकर अब मैं जब तक 100% किसी बात को लेकर कन्विंस नहीं होऊंगा तब तक बोल नहीं पाऊंगा। पहली जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पहली बार जब उद्घाटित किया था उन्होंने वोट चोरी को, उसका ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें ज्ञानेश कुमार की जो भाषा थी वो लगभग ये थी कि भाई बंद कर देंगे। तो राहुल गांधी का ये कहना कि 100% जब तक मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं, आपको कुछ उसमें दिखता है क्या? नहीं, उन्होंने अपनी वो ये कह रहे थे कि मैंने अपनी टीम को ये बात बोली कि अगर 100% प्रूफ नहीं होगा, हमारे पास सबूत नहीं होगा किसी भी वोट चोरी का, वोट जोड़ने का, वोट काटने का, या वोट डिलीट करने का, या OTP का, जो भी है सॉफ्टवेयर का, तब तक मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। जी। जब 100% प्रूफ है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है कि हाँ भाई ये है, ये घटना घटी है, इस तरीके से घटी है, मैं तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं तभी इस मंच के ऊपर आऊंगा। उनका तात्पर्य ये था कि अब मैं जब आया हूं ना, मैं दूसरी बार आया हूं और हमारे पास 100% सबूत है कि वोट चोरी हो रही है। और कोई लूज बॉल देना तरीके अलग अलग है, और कोई लूज बॉल देना भी नहीं चाहते ना कि कहीं से कुछ भी निकल गया। राहुल गांधी इस टाइम पे अगर लूज बॉल देंगे तो लोग पिच से मतलब 3 कदम आगे आके छक्का मारेंगे। वेट ही कर रहे हैं। विदाउट लूज बॉल ही इतने अटैक हो रहे हैं जी। हर आदमी चौका मारने की कोशिश कर रहा है। तो है। ये सोचो कि अगर लूज बॉल दे दी इस टाइम पे फिर क्या होगा? डबल सेंचुरी मार देंगे। इसीलिए 100% तैयार बैठे हैं लोग। तो वो इस वक्त जहां जो घटना घट रही है वोट चोरी की, उसमें वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो एक भी लूज बॉल डाल दें। तो 100% कन्विक्शन जब होगा तभी वो बात करेंगे, तब उनके पास सबूत होंगे, तब वो मान लेंगे कि हाँ ये सबूत सही है, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। तो जन्मदिन के बाद राहुल गांधी ने तोहफा दिया, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जन्मदिन के दिन जो बात होने लगी थी वो हम थोड़ी देर बात करेंगे। जन्मदिन से पहले सर मॉलिटिक्स ने भी एक तोहफा दिया था, और वो तोहफा दिया था एक रिपोर्ट करके। रिपोर्टर राघव बिहार में थे, उन्होंने दिखाया कि कैसे अडानी को 1 रुपए प्रतिवर्ष के दर से जमीन दी गई। नाम मत लो। नाम एग्जैक्टली ऐसे बोलो। लेकिन A*D*A*N कुछ ऐसा, मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे बोलो कि उनको AG को नहीं उनको, जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती ना, वो कहती है ना AG, तो उनको सुनिए ना तो उनको अब आगे बढ़ो। उनको 1 रुपए प्रतिवर्ष के दर से जमीन दी गई। उनके ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स पहले भी हुए। जब उनके ऊपर रिपोर्ट्स हुए तो कोर्ट का एक आदेश आया था। कोर्ट के उस आदेश को बेस बनाकर I&B मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारे उनके का नाम आप लोग ले नहीं सकते हैं, 138 वीडियोस आपको टेक डाउन करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। कैसे आप देख रहे हैं ये उनको को कब तक बचा पाएंगे, और क्या उनको को बचाने में ही खुद खत्म हो जाएंगे? क्या आपने ये चेक किया कि उन्होंने बधाई दी बर्थडे की? हाँ, उन्होंने इस मामले में तो थोड़ी पीठ ही दिखाई। जबकि जो दूसरे वाले हैं मुकेश भाई हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब इस देश के 100 वर्ष पूरे हों आज़ादी के, तब तक प्रधानमंत्री मोदी इस देश के PM रहे। लेकिन जो उनके अपने हैं उनका तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। ठीक है, तो आगे से AG OG सुनिए ना, है ना, ऐसे बात करना उनके बारे में, पहली बात। दूसरी बात, जिसने भी ये आइडिया दिया उनको, मैं फिर कहूँगा, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत ही मतलब ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो एक दिन आई, स्टोरी चली गई। हमारी स्टोरी थी वो मॉलिटिक्स की, जिसमें हमने दिखाया था कि 1 रुपए के अंदर वो प्रतिवर्ष 1 रुपए प्रतिवर्ष के दर पे 1000 समथिंग 1020 एकड़ जमीन थी जो लीज पे दी गई थी। वो स्टोरी आई, एक दिन वो रही, जो उसका वॉल्यूम था वो चली गई। उसके बाद इन्होंने जो ये कहा कि 138 स्टोरी आपको डाउन करनी है, उसमें रविश कुमार की है, ध्रुव राठी की है, अजित अंजुम की है,
इन सब जो देश के बड़े पत्रकार हैं उन सब की स्टोरीज हैं वो। अब आप कुल मिला के ये कह रहे हो कि आप यानी सरकार कि ये हमारे आदमी हैं, इनके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। अब असम का मैटर आया था ऐसी जमीन का जी। उसमें तो कोर्ट की टिप्पणी थी कि आपने पूरा जिला दे दिया। फिर उधर एक मैटर आया बाबा रामदेव का उत्तराखंड में जी। इधर ये आया उनका मैटर आया बिहार में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक क्लियर कट संदेश है सरकार की तरफ से कि ये टॉलरेट नहीं होगा। बाकी इसके बाद बताओ क्या है। उनके का नाम नहीं लोगे तो उनके का सब। अब ये बताओ, एक बात बताओ, अब सपोज करो कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने नाम लिया उनका, ठीक है, अब वो हमने अपनी स्टोरी में दिखाया। अब वो कह रहे हैं कि इसको भी डाउन करो, यानी जो अखिलेश ने कहा और हमने जो मीडिया का काम है कि अखिलेश यादव ने ऐसा कहा है उनके बारे में वो भी नहीं चाहिए। और सूचना प्रसारण मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री, तो उनके कारण हम किस दिशा में जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे देखूं, कैसे डिकोड करूं। हाँ, मतलब ये तो देश के पति टाइप हो गए हैं, उनको नाम ही नहीं लेना। नाम लेने पे भी पहरा है। हालांकि लोग कहते थे नाम में क्या रखा है ना, वो थी एक बात, लेकिन असली बात तो ये कि नाम ही रखा है जो रखा है। नाम लिया तो वीडियो डाउन, नाम लिया तो जेल। कितनी वीडियो, 138 वीडियो जी। और देश की सरकार कह रही है, कोर्ट कहता मैं मान लेता कि कोर्ट ने कुछ ऐसा पाया कि जो डेरोगेटरी है या किसी ने पर्सनल अटैक किया है या कोई बात सत्य नहीं है। सारी बात सत्य है। उनको जमीन मिली है, 1 रुपए में मिली है लीज में। जो जब मिली है और जब आपने ली है तो नकार क्यों रहे हो उस बात को, एक्सेप्ट कर लो। ठीक बात है। फिर कांग्रेस पार्टी भी दिया करती थी। और जो उन्होंने कर्म किए उसके बाद ही तो घर बैठे हुए हैं, तुम भी वही कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति हो गए हैं ये, मतलब राष्ट्रपति, वो वाले राष्ट्रपति नहीं, सामान्य वाले राष्ट्रपति, सामान्य समझ के हिसाब से, मतलब ऐसे कि जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, इस तरह से पूरा देश उनका नाम नहीं ले सकता। ऐसा प्रतीत होता है, जैसे सीबीआई कहते हैं ना, प्राइमा फेसी इट सीम्स। इट्स ट्रू। तो उनके ने सर विश क्यों नहीं किया? आपने ये बात भी जोड़ दी थी। घर के लोग विश थोड़ी करते हैं, तो पर्सनल बातचीत हो गई, पर्सनल फोन पे चले गए होंगे, फोन कर लिया होगा जिन लोगों। और जबकि ऊपर से हिदायत ये थी कि हर व्यक्ति अपनी एक स्टोरी, जो आपकी स्टोरी प्रधानमंत्री के साथ है, उसको आप शूट करिए और उसको आप ट्वीट करिए जिनकी है। और ऊपर से थी, और उनकी तो बहुत सारी हैं, फिर भी नहीं की। उनकी तो सारी स्टोरी उन्हीं की है लगभग। तो ये ऊपर से आदेश था, उपन्यास उन्हीं का है। हाँ, उपन्यास उन्हीं का है, ऊपर से था कि सब लोग अपनी अपनी स्टोरी जो है वो ट्वीट करिए। तो जितने बड़े बड़े कला जनरली होता क्या है, जन्मदिन पे होता कि हैप्पी बर्थडे टू यू, या होता हैप्पी बर्थडे टू मी। हुआ यही है। ठीक है यार, अपना अपना स्टाइल है सबका मनाने का, जन्मदिन की बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे चाहे मनाए। मैं कई सारे अब लोग कह रहे थे कि 75 वर्ष लोग छोड़ देते हैं। अरे लोग सरपंच का पद नहीं छोड़ते तो प्रधानमंत्री कैसे छोड़ देंगे? ये कई बार बातचीत हो ही चुकी है इस चर्चा में। मैं कई लोगों के विशेष देख रहा था सर। अजय देवगन बड़ा शानदार, मेरे तो ऑलमोस्ट फेवरेट एक्टर है वो, एक्टिंग जिस तरीके की करते हैं, लेकिन टीपी पढ़ नहीं पा रहे थे, टीपी पढ़ने में मजा नहीं आया। तो ऊपर से केवल आदेश ही आता है या स्क्रिप्ट भी आ जाती है? एक मैंने वो देखा, विश्वनाथ आनंद का ट्वीट था, तो उसमें लिखा हुआ था विश्वनाथ आनंद जी, और नीचे टेक्स्ट, तो उन्होंने देखा ही नहीं उसको, एज इट इज ट्वीट कर दिया। वो कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी कुछ ना कुछ छोड़ ही देता है, क्या पता जानबूझ के छोड़ते हो। हाँ, मजबूर है जी, हो सकता है कोई मजबूरी में करता हो। वो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, हर तरह की हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि हैप्पी बर्थडे टू मी, और मैंने तो ये भी सुना कि बाहर के जो हमारे राजनयिक हैं जो बैठे हुए हैं, उनको भी कहा गया था कि भाई जो भी विदेशों से हो सकता है वो आप लोग भी करिए उसको। तो काफ़ी अच्छा बर्थडे रहा, मैं कुल मिला के इतना ही कहूँगा। 2014 में जिस धूमधाम से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे,
जिस धूमधाम से प्रचारित होता था कि देश का अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, 56 इंची वाला प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री इतना बेबस या इतना लाचार हो गया है कि हैप्पी बर्थडे वाले दिन हैप्पी बर्थडे टू मी कहना पड़ रहा है उसे। तो क्या ये जो गिरावट है सर, ये और होगी? नहीं, ये गिरावट नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग विश लगी मुझे प्रेसिडेंट ट्रम्प की जी। उन्होंने तो एक दिन पहले ही कर दी थी, यानी उन्होंने परसों रात को ही 9:30 बजे का उसका तुरंत जवाब दिया प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके, और उन्होंने कहा कि आप जो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध में जी। उसके लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। तो इसमें मुझे अब दो चीज़ें लगती हैं। क्या अगर ये युद्ध रुकता है तो क्या अब भारत रशिया से तेल लेना बंद कर देगा? क्या इसीलिए मुकेश अंबानी ने इतनी लंबी चौड़ी विश भेजी है 100 साल वाली? क्योंकि एक्चुअली बेनिफिशियरी तो वही है, ये तो सबको पता है। तो बिटवीन द लाइन्स कुछ चल रहा है इसमें। और क्या डील डन है? वो जो टेबल पे बैठ के हो रही वो नहीं, उसके अलावा जो टेबल पे हो नहीं रही उनकी जी, डीओजे वाली, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वाली जी, वो भी तो डील है। डील जो कागजों में हो रही है वो डील नहीं है, जो पीछे है वो डील है। पर्दे के पीछे वाली कहानियां ज्यादा इंटरेस्टिंग एक डील है कि भाई आप रशिया से तेल परचेज करोगे या नहीं करोगे, वो डील है मुकेश अंबानी जी की, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और में जो कार्रवाई चल रही है उनकी, नाम मत लेना। नहीं, नाम बिल्कुल लेंगे साहब, हमने तो पूरे वीडियोस बना रखे हैं और आप लोग देखिएगा भी, उसमें पूरा नाम लिया है क्योंकि हम जॉन एलिया से प्रभावित हैं। आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती, हमने नाम ले के बात की है, लेकिन यहाँ पे हम उनकी कह के ही बात करेंगे। साहब जय जगत इस संबोधन पे भी आ जाते हैं। जय जगत का लेना देना ना उनसे है ना प्रधानमंत्री जी से है, जय जगत का लेना देना है कांग्रेस पार्टी से। और एकदम से वीडियो की शुरुआत में आदेश जी ने जय जगत का जिक्र किया क्यों? थोड़ा सा कौतूहल तो मेरे अंदर भी है, थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में जाना समझा भी है साहब। तो पहले तो आप बताइए इस संबोधन का आपने यूज क्यों किया और क्या सिग्निफिकेंस है इस संबोधन का? कांग्रेस पार्टी के अंदर एक समूह है और उस समूह के मुखिया हैं सचिन राव। सचिन राव ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, ट्रेनिंग कराते हैं जी। और इनके कार्यक्रम जो होते हैं वो वर्धा में ट्रेनिंग होती है जी, ठीक है। तो वहाँ ये ट्रेनिंग कराते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम संगठन के लिए लोग तैयार कर रहे हैं, और उनका एक नारा है जो हमेशा देते हैं वो जय जगत जी, यानी पूरा जगत हमारा है, समूचा जगत वसुधैव कुटुंबकम जैसा कुछ। और राहुल गांधी बहुत प्रभावित है उनसे। और जहाँ तक मैं सही हूँ, भारत जोड़ो यात्रा सचिन राव ने पैदल की थी, बिना जूते के पैदल चले नंगे पाँव की थी, माफ कीजिएगा। और उनकी एक पूरी लॉबी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मीनाक्षी नटराजन जी, के राजू, कृष्णा लवेरू, एक दो लोग राहुल गांधी के दफ्तर के भी हैं, अलंकार, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, और हर्षवर्धन सबकाल जिनको अभी बनाया महाराष्ट्र का अध्यक्ष, और एक लंबी फहरिस्त है इसकी। और एक मैसेज है पार्टी के अंदर कि जिसको कुछ हासिल करना है, जिसको कुछ बनना है, उन्हें कम से कम जाके सचिन राव के जो भी वो ट्रेनिंग्स हैं उसका हिस्सा बनना चाहिए, उसके बाद ही आपको जगह मिलेगी संगठन के अंदर। तो ये एक मैसेज चला गया है, एंट्री डोर जैसा कुछ। हाँ। उसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि राहुल गांधी अभी तक बात करते आ रहे थे कास्ट सेंसस की, ओबीसी की, तो वो कहते थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी जी। अब सचिन राव ने एक मंत्र दिया है, या मैं कहूँ कि जय जगत समूह ने एक मंत्र दिया है। वो मंत्र ये कहता है कि नहीं, आप ना पूरी ओबीसी की बात मत करो, आप सिर्फ लैंडलेस ओबीसी और ईबीसी की बात करो। यानी आपने ओबीसी के अंदर पोलराइजेशन कर दिया। इनको लगता है कि जो ओबीसी सक्षम है, अब जैसे यादव है, कुर्मी है, गुर्जर है, और भी उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम लोग, इनके पास लैंड है, जिनके पास पैसा है जी, कि उनको उसमें से हटा दो। यानी जो राहुल गांधी अभी तक पूरी ओबीसी की बात करते आ रहे थे, जो कह रहे थे कि तेलंगाना का मॉडल हम प्रदेश में इंप्लीमेंट करेंगे, और यही मॉडल चाहते हैं कि सरकार भी इसको इंप्लीमेंट करे कास्ट सेंसस में, अब वो ईबीसी और लैंडलेस ओबीसी की बात करने लगे हैं। और ओबीसी काउंसिल जो बनी है ना, उसके अंदर इस बात को लेकर बहुत हलचल है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बोले कैसे? क्योंकि जो सबसे पावरफुल लोग हैं पार्टी के अंदर वो यही हैं, यही सब कुछ तय कर रहे हैं। तो अंदर अंदर ना इतनी हलचल है, इतनी ज़्यादा इसके बारे में बातचीत हो रही है कि हर आदमी अब जय जगत ही बोल रहा है। अब जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि
हमें ओबीसी की बात करनी है, क्योंकि वो जानते हैं, जिन्होंने ये बात उनको समझाई थी, उनको ये पता था कि जो मोदी जी का 80-20 है, जो हिंदू मुसलमान है, उसका कोई अल्टरनेट है, तो वो इस वक्त ये हो सकता है कि आप जाति की बात करो, खासतौर पर ओबीसी की बात करो, जिसकी जो संख्या है वो भी लगभग 80-20 ही बैठती है। वहाँ जाति का 80-20 है, वहाँ धर्म का 80-20 है। ये पॉलिटिक्स चल रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी के कारण, इस कास्ट सेंसस के कारण इंडिया अलायंस को ओबीसी का वोट आया है। सारा नहीं आया, कुछ छटका था जी। जैसे संविधान के मुद्दे पे दलित आया था, ऐसे कास्ट सेंसस पे ओबीसी आया था। और ये सारा वोट कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अलायंस को भी पड़ा है, जहां वो था जी। अब सचिन राव और उनकी टीम का या जय जगत का ये कहना है कि नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते। जय जगत मतलब आप सबकी बात करो, हमें प्यार की बात करनी है, हमें सबकी बात करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी पार्टी के अंदर कि नहीं। आप एक बात समझो, राहुल गांधी ने जो नारा पूरे देश में दे दिया, जिसके कारण आपसे लोग जुड़ना भी शुरू हुए हैं, जिसकी बात आप अभी बिहार में करके आ रहे हो, जो कि बिहार में बहुत बड़ा इशू है। अगर यादव के अलावा थोड़ा सा भी ओबीसी टूट गया ना, जो कि 100 से ज्यादा जाति हैं, वो किसका टूटेगा? नीतीश कुमार का। लगभग जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, तो उनको कहा राहुल गांधी ने कि आप ना कुछ ओबीसी की या ईबीसी की इनकी मीटिंग्स करो जी। तो तेजस्वी ने कहा कि जातियां हैं 100 से ज्यादा है, मतलब 2 की करो, 4 की करो, कुछ तो करो, कुछ तो टूटेगा। तो ये जो कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इसके कारण वहां उसमें इनकी तरफ लोग झुके थे जी। लेकिन अब इसमें हो गया ध्रुवीकरण। यही ना आप जो कहना चाह रहे हैं कि जय जगत वाले जो हैं वो ओबीसीज के अंदर भी ईबीसीज की बात कर रहे हैं, लैंडलेस ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये जय जगत वाले ही कर रहे हैं सर। उन्हीं का ये कॉन्सेप्ट है, और अब राहुल गांधी के मन में ये बात बैठ गई है। मुझे एक मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मैं अभी तुरंत ही डिकोड अगर आपके स्टेटमेंट को करने की कोशिश करूं सर, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में अगर आप देखें पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो जो मजबूत ओबीसीज हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में यादवों की बात करें, बिहार में यादवों की बात करें, कुर्मियों की बात करें, उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल टॉप जगहों पे रहा है। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो। जो ईबीसीज हैं या फिर जो लैंडलेस ओबीसी हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत छोटी छोटी पार्टियां कर रही हैं। तो कांग्रेस के लिए, केवल कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा बेनिफिशियल यही नहीं होगा कि आप उन्हीं जगहों को टारगेट करें जहां पे कोई बहुत मजबूत नेतृत्व है? नहीं, देखिए आप इसको एक बात समझिए, ये जो कॉन्सेप्ट आया था कास्ट सेंसस का और यह संविधान का, इसका मूल मकसद क्या था? इसका मूल मकसद था राजनीति में कि वो कैसे मोदी जी को हटाए जी। सबसे पहला मकसद इसका ये था, क्योंकि और कोई नेता, मान लीजिए आज गडकरी जी पीएम बन जाए, ठीक है, क्या गडकरी जी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करेंगे? नहीं करेंगे, सबको पता है। अटल जी ने भी की उस तरह की, तो और जिन्होंने की रथ यात्रा निकाली वो बन नहीं पाए जी। ठीक है, तो इसका जो मकसद था वो था कि भाई किसी तरीके से मोदी जी को हटाना है और धर्म से हटके हमें जातियों पे जाना है जी। हालांकि अगर ये अपना इतिहास देखे, लेगेसी देखे, तो उनको कहनी चाहिए कि जात पे ना पात पे मोर लगेगी हाथ पे जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी, जो इंदिरा गांधी कहती थी, ठीक है। लेकिन आज की जो राजनीति है, आज की जो परिस्थितियां हैं, वो उसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि आपके सामने जो सत्ता पक्ष है वो बहुत मजबूत है और उसका कंट्रोल, उसके रिसोर्सेज, उनका सिस्टम, उनका चुनाव लड़ने का तरीका, वो उसके आगे आपको स्टैंड ही नहीं करते। तो ये एक माध्यम बना था। ये राहुल गांधी को पता है कि भाई उत्तर प्रदेश का यादव अखिलेश को ही वोट देगा, बिहार का यादव तेजस्वी को ही वोट देगा, लेकिन उसके बाहर भी तो है, यादव के अलावा भी तो ओबीसी है। उसमें तो एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि वो जो यादव है बिहार का या उत्तर प्रदेश का, जो बाकी जो ओबीसी है ना, वो उनको ढक देता है, यानी वो वोट नहीं मिल पाता उन लोगों को। अगले यादव क्या कहते हैं, यादव ही लेके आते हैं सत्ता में, और यही इन्हीं के कारण सत्ता जाती है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं उसके बाद। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात कर रहा हूँ सिर्फ, रीजनल पार्टी का तो सबका अपना वोट बैंक सेट है और वो उससे बाहर झांकते भी नहीं है, और इसीलिए बिहार में दिक्कत आ रही है कि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं।
अगर यादव के अलावा थोड़ा सा ओबीसी जुड़ जाए तो वो कांग्रेस के नाम पे आ सकता था या आ सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ईबीसी की जिसकी बात की जा रही है या फिर लैंडलेस ओबीसी की जो बात कर रही है, इनके अलावा और भी ओबीसीज हैं जो पिछड़ जाएंगे इस बात के कारण? ओबीसी में बहुत जातियां हैं जी, एक नहीं है। आपको आज की डेट में विपक्ष में रहते हुए उन्हें बांटने की आवश्यकता नहीं मतलब है। पोलराइज करने में जल्दबाजी कर रहे हैं अगर आप कर भी रहे हैं नहीं, विपक्ष में रह के पोलराइज नहीं करना चाहिए, तो। सत्ता में रह के पोलराइजेशन होता है। क्योंकि आप एक हिस्से के लिए क्यों लड़ रहे हो, पूरे खाने के लिए लड़ लीजिए। अभी उदाहरण देता हूँ, बीजेपी ने हरियाणा में दलितों को पोलराइज कर दिया। जो दलित लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को आया था, विधानसभा चुनाव में वो आधा टूट गया। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा, ट्राइबल गैर ट्राइबल, सत्ता में बैठ के पोलराइजेशन किए जाते हैं। हिंदू मुसलमान, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, जाट गैर जाट, है ना। ये विपक्ष में बैठ के, इनके पास है नहीं कुछ भी, खाली आते ही ये अभी से पोलराइजेशन कर रहे हैं। अरे तुम्हारी एक चीज खड़ी हो रही है, वो अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें उसको पाल पोस के बड़ा करना है, इसके बजाय उसको अभी से ही आप गलत रास्ते पे डाल रहे हो। तो विपक्ष में रह के पोलराइजेशन नहीं किए जाते, एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते। मतलब जब पूरी थाली आप सजा सकते हैं तो एक व्यंजन उठा के आप भागना चाह रहे हैं, ये मूर्खता है। हाँ, और आप ऐसी एक वो था साझी विरासत, एक कार्यक्रम शुरू हुआ था 2017 में, राहुल गांधी, शरद यादव जी, इन सब ने मिलकर किया था, बड़े बड़े लोग शामिल थे। उस टाइम भी राहुल गांधी के साथ में 17-18 विपक्षी पार्टी आ गई थी साझी विरासत में। इन्हीं सब लोगों ने उसको तोड़वा दिया, कहा कि नहीं नहीं, हम तो इन लोगों के साथ मंच शेयर नहीं कर सकते। जय जगत ने हम तो ये नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए, हमें तो प्यार की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। अरे प्यार मोहब्बत सत्ता नहीं आती, हम समाजवादी बात नहीं कर सकते, तोड़वा दिया इन लोगों ने, टूट गया था वो। अब देखो ये क्या कहते हैं ट्रेनिंग में, इनकी ट्रेनिंग सुनो आप। उस ट्रेनिंग में कैमरा अलाउ नहीं है। आप कोई शामिल हुए हैं? मैं क्यों जाऊंगा यार, पागल हूं मैं। तो उस ट्रेनिंग में अगर कोई भी बंदा कैमरा अपना ऑन कर लेगा, पहली बात तो अलाउ नहीं है, झाड़ पड़ती है उसको। एक बार उस ट्रेनिंग में ओबीसी की बात नहीं करते वो लोग, दलित की बात करते हैं और जय जगत की बात करते हैं, वो कुछ नहीं करते। कहते हैं, मुझे बताया किसी ने, कहते हैं कि 2014 में राहुल जी को पीएम नहीं बनना था, ना ही 19 में बनना था, ना ही 24 में बनना था, उनको पीएम बनना है 29 में। कुछ छड़ी लेके आए हो कि हिला दिया और पीएम बन गए। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग बैठ के। हवा महल जैसा कुछ बनाया जा रहा है। हवा महल नहीं, रेत का है। रेत का है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि राहुल गांधी के आसपास ऐसी ही सोच के लोग बिठा दिए गए हैं। तो इम्पैक्ट तो राहुल गांधी पे भी पड़ता ही होगा। उसी इम्पैक्ट की तो बात कर रहा हूँ। अगर किसी झंडू बाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो एक पार्टी के मुखिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना उसका। राहुल गांधी ने ये बात समझ ली है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं कि भाई ये जो बड़ी जातियां हैं ओबीसी के अंदर, उनको हटा दो। उनको कोई ये नहीं समझा रहा है कि सत्ता हासिल करने के बाद एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, सत्ता हासिल नहीं की, और जितने बड़े कांग्रेसी थे, जो मुख्यमंत्री थे, 1 बार के, 2 बार के, 3 बार के, सबसे पंगे ले लिया और उन सब ने ठोक दिया इसको जी। अरे कुछ सीखो मोदी जी से। सत्ता हासिल की पहले, उसके बाद क्या बनाया? मार्गदर्शक मंडल। चलो अब दम हो तो कोई बोल के दिखा दे। है, बच्चों खेल नहीं है। तो इनके आसपास के लोगों ने उन्हें लड़वा दिया पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। पूरा अपसेट कर दिया। आज तक भी सोनिया गांधी की कांग्रेस पूरी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई है राहुल गांधी की कांग्रेस में, आज तक भी। वहां दिग्विजय हैं, कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, बड़े बड़े खलीफे बैठे हुए हैं जी। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आपको सही समय पे सही राय किसी ने दी नहीं। सत्ता हासिल करो, जिसको चाहना है रखो, जिसको चाहना है हटा दो, आपके हाथ में ना हो। तो कम टू द प्लेस ऑफ पावर पहले। हाँ, राजनीति की सच्चाई पावर है। ठीक बात है। जिसको समझ में नहीं आ रही मत आए। हाँ, वो अलग बात है कि इनको पीएम नहीं बनना, इनको
इनको दूसरा गांधी बनना है। जब भी मैं इनकी वो देखता हूँ ना, इनकी बातों डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, जो मैं सुनता हूँ लोगों से, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पीएम बनना चाहते हैं। सत्ता की लड़ाई है ही नहीं, सत्ता के रेस में नहीं दौड़ रहे हैं इनके नहीं, हिसाब से। सत्ता चाहिए, लेकिन पद नहीं चाहिए। खुद नहीं लेंगे। ये अपने आप को गांधी बनाना चाहते हैं। रूल ऑफ आइडिया हो। राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, लेकिन गांधी मतलब महात्मा गांधी की महात्मा बात गांधी। कर रहे हैं। तो रूल ऑफ आइडिया हो, जो हमारा विचार है उसको सत्ता मिल जाए और चेहरा कोई और रहे। कोई और रहे। अभी तक मुझे देख के ऐसा लगता है, आप इनको कहो कि वो सीट शेयरिंग की बात करनी है बिहार में, इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। फिर आप इनको ये कहो कि नहीं सर, वो ना आई एम प्लानिंग सम यात्रा फॉर यू, कि आपको ट्राइबल्स के लिए यात्रा करनी चाहिए, आपसे 2 घंटे बैठ के बात कर लेंगे। ये है राहुल गांधी। मुख्य समस्या ये है ना सर कि पैरेलल में कोई दूसरा सिस्टम नहीं है जो कम से कम चुनावी तरीके से लड़ाई झगड़ा मतलब एज एन रणनीतियां बनाने का काम करे, क्योंकि इट्स ओनली यू राहुल गांधी। आपको सत्ता चाहिए नहीं, आप उस रेस में जा नहीं रहे हैं, तो कोई तो करे, क्योंकि वो तो जरूरी है। 2022 में उदयपुर के चिंतन शिविर में ये हुआ था कि हम एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे। जी हाँ। जो इलेक्शन लड़ेगा और जो बीजेपी के सामने खड़ा होगा। 2025 चल रहा है, लोकसभा चुनाव भी चला गया, हरियाणा भी हार गए, महाराष्ट्र भी हार गए, वो डिपार्टमेंट अब तक बन ही रहा है। बना ही नहीं वो। तो जब एक डिपार्टमेंट बनाने में इनको 3-3 साल चाहिए, तो तुम कहाँ लड़ोगे मोदी से? अगर सपोज करो कि सचिन राव एक स्पिरिचुअल लीडर है, मान लो, ठीक है, तो भाई इस स्पिरिचुअल लीडर को और राजनीति को ना अलग कर दो। ठीक बात है। धर्म और राजनीति वो ठीक है, आज की दौर की राजनीति धर्म से चलती है, वो अलग है, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर अलग होता है और राजनीतिक सलाहकार अलग होते हैं। ये दोनों मिक्स हैं। अच्छा, महात्मा गांधी का भी जब पूरा संघर्ष चल रहा था, उनकी जब जर्नी चल रही थी, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चुनाव लड़ने वाले लोग भी तो थे। यहाँ पे आपने किसी को क्रिएट ही नहीं किया। हर तरह के लोग थे, नरम दल गरम दल सब थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे, सरदार पटेल भी थे, नेहरू भी थे, हर तरह के लोग थे जी। अंबेडकर जी भी थे, है ना, और सब इन्हीं की कैबिनेट में थे, नेहरू जी की। ये भी सच्चाई है ना। बिल्कुल है। यहाँ क्या हो रहा है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो चीजों को, और यही ग्रुप बहुत टाइम से बहुत बाहर था। अच्छा। ये जो जय जगत ग्रुप है, ये लंबे समय से बहुत बाहर था, बहुत दूर था। इसकी अभी रिसेंटली इसकी एंट्री हुई है। तो कैसे कैसे रास्ता बना होगा सर? बेसिकली क्या हुआ था 2007 में, तब मैं भी जर्नलिज्म में आया था। 2007 में राहुल गांधी पहली बार यूथ कांग्रेस के इंचार्ज बने थे। उस वक्त 2 लॉबी डेवलप हुई थी। एक लॉबी थी मीनाक्षी नटराजन की और एक लॉबी थी जितेंद्र सिंह की, भवर जितेंद्र सिंह की। ठीक, जो राजस्थान वाले अलवर वाले। वो लॉबियां डेवलप होती इतनी आगे तक आ गई कि वो आज तक भी वो लॉबियां हैं। और उसमें आज की डेट में जैसे ही सचिन राव और मीनाक्षी नटराजन मिले तो भारी होगी, हैवी होगी वो। और आज की डेट में उन्होंने मैसेज दे दिया कि जो हमारे साथ रहेगा उसी की एडजस्टमेंट होगी, और वही हो रहा है। अब हर कोई चाह रहा है कि मैं भी जाऊं ट्रेनिंग लेने, जय जगत करने। समस्या ही होगी पार्टी के अंदर, और हर सीनियर नेता को इस बात का पता है, कोई बोलता नहीं है, सारे खून का घूंट पी के बैठे हुए हैं। और जैसे ना वो जहर यहीं पे रख लिया था जी शिवजी महाराज ने, तो शिवजी महाराज को बड़ा मानते हुए राहुल गांधी, तो सारे सीनियर लीडर शिवजी ही बने बैठे हैं अभी। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में भी शिव पाठ करवाया जा रहा है। अच्छा। शिव पाठ करवाते हैं, तो खुल के आ जाओ ना। वो जय श्री राम कह रहे हैं, तुम जो हर हर महादेव कहो, कुछ तो कहो। वो भी रवि किशन ही कह देते हैं। खुल के भी नहीं आएंगे क्योंकि डरते हैं। ये कहेंगे कि हमने 15 से 20 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दे दी। कहाँ है वो काडर? क्यों नहीं डेवलप हो पाया? कहाँ जब आपने 20 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग दी है, सपोज करो मैं नंबर दे रहा हूँ, वो लोग है कहाँ? किसके लिए काम कर रहे हैं? और जब आप इस ट्रेनिंग के फेज देखोगे ना, मतलब मैंने वो चेहरे कहीं देखे ही नहीं। ये है जय जगत, इसलिए मैंने कहा था जय जगत। और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिखाएंगे ऐसे कि हम तो गरीब हैं, कुछ हमारे पास है नहीं। उनके बच्चे यूएस में पढ़ते हैं। दिखाएंगे हमारे पास घर भी नहीं है, साउथ दिल्ली में रहते हैं। ऐसे तो लोग हैं इसमें जय जगत में। ये जय जगत मतलब ये अलग ही स्कैम चल रहा है पार्टी। मतलब चलिए अकादमिक हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है बात, लेकिन इलेक्टोरल तो नहीं है ना कम से कम। तो आप क्यों इलेक्टोरल, जो काम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए होना चाहिए ना, उसको छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, बाकी सब हो रहा है।
और लेकिन असर सबसे ज्यादा रख रहे हैं, यही दिक्कत यही है। प्रभावशाली लोग है ना, यही सब कुछ तय कर रहे हैं कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कौन इंचार्ज बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अभी हर्षवर्धन सतपाल को बनाया महाराष्ट्र का अध्यक्ष। अब देखो कितने शार्प लोग, इनका तर्क देखो क्या था। इन्होंने रीजन दिया कि हमें महाराष्ट्र में ऐसा व्यक्ति चाहिए, नाम नहीं दिया उसका अभी तक, जिसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना हो, जिसकी शुगर मिल ना हो, जिसका बिजनेस ना हो, ताकि उसको एजेंसीज दबा ना पाए, ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स। नैतिक मजबूत चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई। जी। राहुल गांधी ने कहा वेरी गुड, लेके आओ। नाम पहले तय था उनके पास, 2-3 नाम डाल दिए, बट आदमी एक ही यही है, इसके पास कुछ नहीं है। अरे भाई कोई ठनठन गोपाल है, पार्टी चलाएगा कैसे? बच्चों के खेलेगा ये? बनवाया उसको, और वो आदमी नीचे सो रहा है उसमें दफ्तर में पीसीसी के चादर ओढ़ के, और फिर 2 लोगों को, दूसरे लोगों को फोन करते हैं कि आप लोग इतना खर्च दो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तब चलेगी ये। फाइनली जरूरत पड़ी ना पैसे की, एग्जैक्टली। फिर फोन क्यों किया आपने उन लोगों को, और बनाया क्यों था इसको? फिर आप वो डोर तो काट नहीं पाए ना। ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए किया, पूरे देश में मैसेज गया कि देखो इनका आदमी बन गया। और उसके बाद दरबार में लाइन लग गई, और राहुल गांधी के आसपास लोग बैठे हैं इनके फीड करने के लिए। काउंटर हैवी हो गया, नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम हाईजैक कर रखा है। जय जगत ने ये एक अलग विचारधारा चल रही है पार्टी के अंदर। आइडियलिस्टिक होना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। मेन चीज ये है कि आपको चुनाव जीतना है। एग्जैक्टली। अगर आप लोकसभा नहीं जीत पा रहे हो तो आपको स्टेट जीतने हैं। वहाँ रिजल्ट क्या है, बाकी आप कुछ करते रहो, आप जय जगत करो, आप क्रांति करो, आप लेके आओ किसी को, आप नीचे सो जाओ, आप पहाड़ पे सो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? आप राजनीति में हो। अगर आपका आइडिया आगे तक जा ही नहीं पा रहा है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो सब व्यर्थ है। राजनीति का पैमाना क्या है? आप कहते हो कि मोदी से चुनाव लड़ते हैं, अरे भाई जीतते भी तो हैं, तुम भी लड़ो, तुम्हें कौन रोक रहा है? तुमसे डिपार्टमेंट नहीं बन रहा 3 साल में, तुम कहाँ चुनाव जीतोगे? राज्यों में तुमने वो खोल रखी है प्राइवेट कंपनियां, फ्रेंचाइजी दे रखी है अपनी पार्टी की, इन्हीं के पास रहेगी बस। सबको पता है वो, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ कि जो नहीं है। कोई कैमरे पहली बार बोल रहा हूँ, सबको पता है कि कहाँ का फ्रेंचाइजी है, कौन कौन उसका मालिक है, सबको पता है। एवरीवन नोज। हाँ। आज सर ऑफिस में बातचीत हो रही थी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो कई साथी थे जिनके बहुत सारे सवाल थे, तो मुझे ऐसा लगा, मीडिया पे तो नहीं है ना? मीडिया पे नहीं है साहब, मीडिया पे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पहली बार जब आपने उद्घाटित किया कि वोट चोरी हो रही है, दूसरी बार आप सबूत दे रहे हो कि कैसे चोरी हो रही है, कि ये किसी बूथ लेवल वर्कर का काम नहीं है, ये सेंट्रलाइज कोई सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू जो लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है और सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। ये सब एक परसेप्शन डेवलप कर सकते हैं, जो परसेप्शन आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जब तक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक आप चुनाव जीत तो पाएंगे नहीं। अल्टीमेट गोल तो यही है। तो आपको लगता है कि ये सारी जो चीजें चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वोट चोरी का मामला, जिसपे अच्छा एडवांटेज गेन भी कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके साथ ये जय जगत जैसी पैरेलल व्यवस्था, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा सर? नहीं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये लड़ाई है विचारधारा की जी, ये लड़ाई है नैरेटिव की, परसेप्शन की। राहुल गांधी इस देश के युवाओं को, इस देश की जनता को ये बताना चाहते हैं, जो मैंने पहले भी कई बार कहा है शो में, कि देखिए इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस पे सरकार का कब्जा है, या फ्री, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, ना मीडिया ना बाकी इंस्टीट्यूशंस। तो आप लोगों के पास एक वोट का अधिकार था, वो भी आपसे छीन लिया गया है। जहां आप वोट डालते हो वहां नहीं पहुंचता है। तो ये एक, मैं ये कहूँगा कि एक लो जलाने की कोशिश है जनता के दिमाग में, दिल में जगह बनाने की कोशिश है। इनको लगता है कि अगर ये मैसेज हम पहुंचाने में कामयाब हुए तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब आंदोलन के रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन वोट कन्वर्जन के लिए तो फिर भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना ही पड़ेगा। वोट कन्वर्जन, चुनाव जीतना अलग चीज है। एग्जैक्टली, मैं वही अलग कर दो आप। लेकिन ये जो वोट चोरी का इशू हो रहा है, ये राहुल गांधी इस देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि आपके पास जो अधिकार था वो अब आपका नहीं रहा है। ठीक है, ये इसको एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना एक अलग चीज है, चुनाव जीतना एक अलग चीज है, और वोट मिलना एक अलग चीज है। ठीक है, तो चुनाव जीतने के लिए जो भी तरीके होते हैं, जो भी काम करने का तरीका होता है, आपको वो तो पैरेलल करना ही पड़ेगा, और ये एक अलग चीज है।
अब सपोज करो कि बिहार चुनाव हार जाते हैं, तो क्या पूरा मुद्दा ही खत्म क्यों? माना जाए? ये तो कहेंगे हम तो पहले से बोल रहे हैं वोट चोरी हुई है, अच्छा, हाँ, सस्टेन कर जाएंगे। कहेंगे नहीं, लेकिन जीत गए तो। और एसआईआर में कितने नाम कटेंगे, इसकी रिपोर्ट मुझे लगता है इस हफ्ते के एंड में आ जी, जाएगी। इस हफ्ते के एंड में। ठीक है, उससे आप समझ जाओगे कि कितने वोट कटे, कहाँ कटे, किस किस के कटे। जी, ये मुद्दा इन्होंने इस तरीके से चूज किया है राहुल गांधी ने कि ये सरवाइव करेगा। अब जैसे इन्होंने कहा कि मेरी माँ को गाली दे दी, मोदी जी ने कहा, जी, वो मुद्दा 2 दिन सरवाइव किया, खत्म हो गया। अब ये अगस्त में शुरू हुआ, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगस्त में हुई, फर्स्ट वीक में, पूरा अगस्त यात्रा चली, जी, और अब सितंबर 18 तारीख आज है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और अभी हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो अपलोड हो रहा है, और उसका ट्रेलर रिलीज कर, मतलब बोल भी दिया कि भाई आने वाला है, दिया, लेकिन उसको अपलोड हो रहा है। हाँ, तो ये कंसिस्टेंटली ये मुद्दा जीवित है, ये लंबा मुद्दा है और चलेगा। और ऐसा नहीं कि बिहार रुक जाएगा, रिजल्ट जो भी हो उसके आगे भी चलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू डाई। हाँ, क्यों सारी पार्टियां इकट्ठी हैं इसके ऊपर। ममता बनर्जी जो कहीं साथ नहीं होती इंडिया अलायंस की, वो भी है ना, हाँ, क्योंकि वो जानती हैं कि जो अगला एसआईआर होगा वो पश्चिम बंगाल में होगा, राइट, और वह बड़े तबके बड़ी संख्या में मुसलमान वोट काट दिए जाएंगे, और जो बीजेपी पिछली बार जीतते जीतते रह गई, इस बार झंडा फहरा देगी बंगाल में भी। तो वो समझती है इस बात को। हाँ, तो क्योंकि ये इसीलिए अभिषेक बनर्जी डिनर में आए थे राहुल गांधी के। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। एकमात्र मुद्दा है जिसने इंडिया अलायंस को 1 साल के बाद फिर इकट्ठा कर दिया। मैं देख रहा था आम आदमी पार्टी, संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे महोबा में वोट चोरी को लेकर। अरे लोग ये कह रहे हैं कि जो उसमें नहीं है ना, हमें भी उसमें ले लो, क्योंकि सबके सर्वाइवल का सवाल है। सर्वाइवल का सवाल है भाई, जब आप रहोगे ही नहीं, क्या राजनीति करोगे? जब ये सब पार्टियां रहेंगी तभी तो पॉलिटिक्स करेंगे ना। एसआईआर इन सबको खा जाएगा अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे तो, और उसमें इनको जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की। आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती नहीं है, लेकिन वसीम बरेलवी साहब का एक शेर मुझे याद आता है सर, कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। तो ये बचाने की लड़ाई है, इसलिए सब इकट्ठे हैं। वाह वाह वाह। इन्होंने बहुत लेट दाद दी, आप बिल्कुल जल्दी दीजिएगा। जय जगत। जय जगत के साथ इस शो को, इस बातचीत को हम खत्म करेंगे। लेकिन आप बताइए कि ये पूरी जो कवायद चल रही है राहुल गांधी की, और पैरेलल में जय जगत जैसा इकोसिस्टम कांग्रेस के अंदर, कितना असर डालेगा, क्या डालेगा, आपको क्या लग रहा है? वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रेजेंटेशंस का फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ज्ञानेश कुमार किस नए प्रेस कॉन्फ्रेंस या किस नई मैसेजिंग टेक्निक के साथ अभी लोड हो रहे होंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। सवाल हो तो वो भी पूछ लीजिए, आपके सवालों को हम शामिल करेंगे अपनी अगली चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जय जगत।